सो द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज टिफ्नो-डेमजोनोव रीअरेंजमेंट, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट के लिए कहा गया है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन प्रेजेंट होनी चाहिए। सबस्ट्रेट में कहीं पे भी प्राइमरी अमीन अगर मिलती है देन दैट सबस्ट्रेट इज परफेक्ट फॉर टिफ्नो-डेमजोनोव रीअरेंजमेंट। एरो के ऊपर आपको क्या चाहिए, डायएज़ोटाइजिंग रिएजेंट, ठीक है, डायएज़ोटाइजिंग रिएजेंट मतलब डायएज़ोटाइजेशन करानी है प्राइमरी अमीन की, ठीक है। तो अगर डायएज़ोटाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट मीन्स N2 प्लस Cl नेगेटिव, नॉर्मली ऐसे बनता है। तो N2 को निकाल के हम यहाँ पे, ठीक है, जो N2 हमने इससे करा के बनाया होगा उसको निकाल के हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब उस कार्बोकेटाइन की हमें फर्दर करवानी है रीअरेंजमेंट। जैसे हमने लास्ट नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा था कि कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होती है, उसमें पहले एक कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उसमें फर्दर हम फिर से 1 to एल्काइल शिफ्ट या 1 to शिफ्ट करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट में हम यहाँ पे कराएंगे 1 to शिफ्ट, जिससे बनाएंगे मोर rearrangement to form more stable carbocation। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है इस रिएक्शन का, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सेम का मतलब क्या है कि इन द एंड यहाँ पे वाटर रिएक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपको दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिया है तो आपको खुद अंडरस्टूड होगा कि इस रिएक्शन में अगर प्राइमरी अमीन विद डायज़ोटाइजेशन दिया है और आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो इन द एंड आपने वाटर से रिएक्ट करवाना ही करवाना है उस कार्बोकेटाइन को, और जिससे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, एल्कोहल, ऑलवेज एज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन, टिफ्नो-डेमजोनोव रीअरेंजमेंट, जिसमें सबस्ट्रेट का पता है हमें, मैकेनिज्म का पता है, प्रोडक्ट का भी पता है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर आपके पास यहाँ पे है कौन सा, सो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि हमें अमीन दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन किस बेसिस पे बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 R है तो सेकेंडरी, तीनों है तो टर्शरी। तो यहाँ पे एक ही R ग्रुप इसके साथ है, इसलिए ये प्राइमरी अमीन हुआ। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन दी गई है फॉर डायएज़ोटाइजेशन, और अगर हमें यहाँ पे डायएज़ोटाइजेशन के लिए दी है तो जो NH2 है दैट विल कन्वर्ट इनटू N2 पॉजिटिव। तो N2 पॉजिटिव में बना देना है आपने यहाँ पे इसको, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके पास ये रिमूव भी होगा, और जैसे रिमूव होगा यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब उस कार्बोकेटाइन को आपने स्टेबलाइज करना है, यहाँ पे एक और रिंग है ना, थ्रू रीअरेंजमेंट 1 to एल्काइल शिफ्ट, क्योंकि इस रिएक्शन में फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको दोबारा रीअरेंज करना जरूरी है। अब यहाँ पे आपके पास अगर नेक्स्ट पोजीशन पे देखो तो रीअरेंजमेंट जो है ना, 1 to पोजीशन की रीअरेंजमेंट करानी है, तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर किसी भी 3 मेंबर रिंग का कोई बॉन्ड शिफ्ट करता है तो एल्काइल शिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल है। तो एल्काइल शिफ्ट कैसे होगी, ये 4 मेंबर रिंग अपने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगी और इसके साथ बना लेगी बॉन्ड। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, देखो आपके पास बॉन्ड सपोज यहाँ पे था A और B के बीच में, ठीक है, और जब मैं इस बॉन्ड को A B से ब्रेक कर रही हूं तो कार्बोकेटाइन वाले कार्बन के साथ बॉन्ड किसका बन रहा है, A का। अब A का तो बॉन्ड बन गया, ठीक है, लेकिन B पे बॉन्ड नहीं बना और इसको कुछ और मिला भी नहीं, तो इस पे क्या आएगा, फिर उस पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर। नॉर्मली ऐसा होता है कि वहां पे पॉजिटिव रुक गया तो वाटर अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन इस सबस्ट्रेट में क्या था कि मल्टीपल आपके पास रिंग्स दी गई थी, तो जो पॉजिटिव B पे बनेगा फिर उसको फर्दर रिंग स्टेबलाइज करेगी, ये बनेगा फिर ये करेगी, यहाँ पे बनेगा फिर ये, मतलब सारी 3 मेंबर रिंग क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो ओपन होने के लिए फर्दर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस कराती जाएंगी। नॉर्मली 2 स्टेप ही है कि पहला कार्बोकेटाइन बना फिर उसके बाद उसको रीअरेंज करके दूसरा बनाया, लेकिन यहाँ इस सबस्ट्रेट में मल्टीपल बन रहे हैं क्योंकि सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी 3 मेंबर रिंग है, इसलिए मल्टीपल बनेगा। और जब एंड में पहुंच जाएगा, जब उसकी स्टेबिलिटी कोई और नहीं करा सकता तो उस पे वाटर अटैक करके बनाएगा एल्कोहल। करो जरा,
हर 3 मेंबर्ड रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 4 में। फोर कॉन्जिक्यूटिव डेमजेनोव रिंग एक्सपेंशन कह सकते हो आप यहाँ पे, या कह सकते हो रिंग एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट। ठीक है, सारी 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे ही ओपन होती जाएंगी, जैसे आपके पास यहाँ हुई, कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे बना, आगे आगे ये सारी करती जाएंगी सिमिलर मैकेनिज्म में, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही यहाँ पे लिख दिया है और लिखा है 4 कॉन्जिक्यूटिव रीअरेंजमेंट्स। अब ये जो लास्ट का कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या यूटिलाइज करोगे? वाटर, और वाटर का अटैक कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कोहल, एंड दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वर्क करती है कौन सी रिएक्शन? टिफ्नो-डैमजनोव रीअरेंजमेंट। टिफ्नो-डैमजनोव रीअरेंजमेंट में हमारे पास अगर नॉर्मल सबस्ट्रेट है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है सबस्ट्रेट, तो हम ऐसे ही कराते हैं कि पहला कार्बोकेटाइन बनाया हमने, फिर पहले कार्बोकेटाइन को बना के जस्ट एक और रीअरेंजमेंट करवाई और उस पे वाटर का अटैक करा देते हैं। बट क्योंकि इस सबस्ट्रेट में ऐसा था कि आगे की रिंग्स भी ओपन होना चाहती थी, उनके पास एक ड्राइविंग फोर्स था, क्योंकि 3 मेंबर ज़्यादा स्ट्रेंड होती है, तो वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट होती गई, और जितनी रिंग्स थी उतने टाइम्स हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक तो हमने यहाँ करा दिया और बाकी 4 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स यहाँ हो गए, जिससे लास्ट में कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसकी रिंग ओपनिंग कैसे भी नहीं हो सकती थी, या रिंग एक्सपेंशन कह लो, या इसकी रीअरेंजमेंट अब आगे ज्यादा पॉसिबल नहीं थी, इसलिए यहीं पे इसको रोक के हमने वाटर के साथ अटैक करा दिया और बन गया फाइनल प्रोडक्ट एज एल्कोहल। तो ये कौन सी रिएक्शन है? टिफ्नो-डैमजनोव रीअरेंजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी अमीन एंड गेटिंग एल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। ऑलराइट, आपके पास यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग दी होगी, जस्ट एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें डाइइनोन है। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबस्ट्रेट में डाइईन है ना, डाइईन्स मीन्स 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, साथ में ओन है मतलब कीटोन होना चाहिए। अच्छा, कीटोन की पैरा पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जरूर होने चाहिए। ये सबस्ट्रेट हमारे पास किसके लिए है? डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के लिए। एरो के ऊपर क्या कहा है? आपको चाहिए कोई भी एसिडिक कंडीशन, चाहे लुइस एसिड दे दे चाहे मिनरल एसिड दे दे, और प्रोडक्ट आपके पास फिनोल बनेगा बाय एरोमेटाइजेशन और माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जनरली होता क्या है कि ये जो आपके पास एसिड है ये H+ आयंस देता है, प्रोटोनेशन होती है, प्रोटोनेशन होके यहाँ से रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे बन जाता है क्या? एक कार्बोकेटाइन। और अगर आपके पास इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बना जिसकी नेक्स्ट पोजीशन पे 2 R ग्रुप्स है फॉर माइग्रेशन, है ना, समझ आया क्या किया? फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप आपकी इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड, ताकि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया था वो क्या हो सके? न्यूट्रलाइज हो सके। और अब लास्ट का जो ये कार्बोकेटाइन बचा है, इसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? हाँ, 1-2 शिफ्ट से, मिथाइल की या किसी की भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो पहले माइग्रेट करना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे वो हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि कौन सा माइग्रेट करता है, जो भी माइग्रेट करता है उसको किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो जो एंड में पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे थ्रू एरोमेटाइजेशन। ठीक है, और एरोमेटाइजेशन करा के हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ये होती है कौन सी रिएक्शन? डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे रख लीजिए फिनाइल और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, और एरो के ऊपर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ H2SO4। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने समझाया आपको कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? प्रोटोनेशन का। अगर मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको करवाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा जाएगा
कि ऑक्सीजन के यहाँ भी डबल बॉन्ड बना था और उसने H को भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही होता है ना प्रोटोनेशन में, ठीक। अब इसके बाद इसको स्टेबलाइज करना है, तो दोनों में से कोई भी एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो फर्दर मूव करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और अगर ऑक्सीजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया तो एक नई जगह पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब आपके पास आता है एक्चुअल कंसेप्ट माइग्रेशन का, ठीक है। यहां तक तो सब कर लेंगे, बहुत इजी है, सबस्ट्रेट भी पहचान लिया, प्रोटोनेशन करानी थी वो सब भी करा लिया। एक्चुअल बात यहां से स्टार्ट होती है कि अब माइग्रेट किसे कराएं, हम फिनाइल को कराएं या फिर मिथाइल को कराएं। तो दो बातें हैं, दो बातें क्या है कि किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। फर्स्ट थिंग, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है वो पहले माइग्रेट करना प्रेफर करता है, एंड द सेकेंड थिंग, माइग्रेट करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बने दैट शुड बी स्टेबल, दैट शुड बी स्टेबल। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपने जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था उस ग्रुप को माइग्रेट भी करा लिया और पीछे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल भी बन गया, इट मींस वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है। बट अगर आपके पास दूसरे में ऐसा हो रहा है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो तुमने जिसका ज्यादा देखा उसको माइग्रेट करा दिया लेकिन पीछे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बना, तो उसको आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। आपको कार्बोकेटाइन का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों केस करूंगी। एक बार मैं यहाँ पे मैं करवा रही हूँ फिनाइल की माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसकी करवा दी, फिनाइल की माइग्रेशन करा दी, और एक बार मैं यहाँ पे कराऊंगी मिथाइल की माइग्रेशन, और मैं दोनों से देखूंगी कि कौन सी कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है। तो अगर मेरे पास फिनाइल यहाँ से माइग्रेट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, है ना, मिथाइल के साथ। और अगर मिथाइल माइग्रेट किया तो फिनाइल के पास, है ना, ऐसे ही होगा। जो चीज माइग्रेट करेगी वो तो चली जाएगी कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे, लेकिन बाकी तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे क्या होगी, फिनाइल की माइग्रेशन, यहाँ पे होगी मिथाइल की माइग्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू यू विच पाथवे शुड बी फॉलोड, ए और बी? आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद है, फिनाइल और मिथाइल में किसका ज्यादा होता है, फिनाइल। तो अगर फिनाइल का ज्यादा है इट मीन्स फिनाइल की माइग्रेशन होनी चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए। तो टर्शरी है, टर्शरी है, देन ए क्यों नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि तो आप सिर्फ यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हो, आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो देख ही नहीं रहे। मैंने कहा कि अगर आपके पास दोनों चीजें फॉलो होती हैं, क्या, एक तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और एक कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपैरेटिवली मोर स्टेबल और ये सब देखो, सिर्फ इतना देखो कि स्टेबल है या नहीं, तो जनरली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही डोमिनेट करेगा ना। आप इसमें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भूल ही जा रहे हो। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये होता है कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तुम्हें मैंने चार्ट दिया हुआ है, देखो इसको जरा, क्या है इसमें, फिनाइल का सबसे ज्यादा है ना आपके पास, ठीक है, एल्काइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबसे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो वही फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास अच्छी यहाँ पे ये हुई कि फिनाइल को माइग्रेट करके भी कार्बोकेटाइन टर्शियरी बना, दैट इज ऑल्सो वेरी स्टेबल, इसलिए हम फॉलो करेंगे ए पाथवे को, बी को फॉलो नहीं करेंगे। और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है अब हमें वो बनाना है जस्ट यहाँ से E1 एलिमिनेशन करा के, ठीक है। जैसे मान लो H2SO4 था तो इसमें से आइंस क्या मिले आपको, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, तो ये जो HSO4 नेगेटिव होगा ये इस यहाँ पे प्रोटॉन को लेके जाएगा जिसकी वजह से यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और ये होगी हमारे पास कैसी एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। और E1 एलिमिनेशन से हमें मिल गया सब्स्टिट्यूटेड फिनोल एज मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अगर यहाँ पे सपोज आपके पास ये जो सबस्ट्रेट में फिनाइल और मिथाइल था, ऐसा कोई सबस्ट्रेट होता जिसमें फिनाइल और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, C डबल बॉन्ड O ET जैसे मैंने रखा हुआ यहाँ पे एस्टर, या कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप होता, तब आपके अकॉर्डिंग किसको माइग्रेट करवाना चाहिए था, फिनाइल को या COET को? सोच समझ के, क्यों?
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज्यादा है विड्रॉइंग ग्रुप्स का। समटाइम्स हमने ऐसा लिखा हुआ है ना, समटाइम्स, क्योंकि हर बार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है। अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप को माइग्रेट करवाते हैं तो उसके बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन भी यस वो भी स्टेबल बनेगा। एज वेल हमारे पास जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो कंसेप्ट भी बिल्कुल सही बैठेगा, तो तब फिनाइल माइग्रेट नहीं करेगा। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एज वेल एज ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी आपको अपने नॉलेज के साथ कि कब किसकी माइग्रेशन करवानी है, जिससे हमारा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके। So the next naming reaction is benzyl benzylic acid rearrangement, right? अब देखो इसमें भी ना इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, बेंजिल से स्टार्ट होगा, बेंजिलिक एसिड तक जाया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए हम कुछ रीअरेंजमेंट यूज करेंगे, बीच में कोई रीअरेंजमेंट का स्टेप रखेंगे, वो क्या है देख लेते हैं। देखो सबस्ट्रेट इसमें इसने पहले ही कहा है दैट शुड बी 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब वो साइक्लिक एसाइक्लिक कैसा भी हो सकता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल दिखने चाहिए, 1,2 डाइकार्बोनिल होना चाहिए। एरो के ऊपर स्पेसिफिकली इसने बोला है कि आपको चाहिए कैसा बेस, न्यूक्लियोफिलिक बेस। अब न्यूक्लियोफिलिक बेस आपके पास इस टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें दो काम करने की क्षमता होती है। दो काम क्या, कि जब जरूरत पड़ी बेस की तो वो एसिडिक प्रोटोन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सके, और जब जरूरत पड़ी एज न्यूक्लियोफाइल की तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक भी कर सके। जैसे मैं NaOH में बात करूं तो मेरे पास NaOH को अगर एसिडिक प्रोटोन निकालना है तो वो भी निकाल लेगा, बट अगर मुझे कहीं पे अटैक करवाना है तो इसका जो OH नेगेटिव है वो अटैक भी कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसने बेस का काम करना है तो बेस का काम भी कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ी तो OET नेगेटिव इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक भी कर देगा। क्लियर हुई बात? ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेस का तो हमें पता चल गया कि हमें कैसा बेस यहाँ पे चाहिए, एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये भी कंफर्म है कि हमें यहाँ पे एक एसिड मिलेगा, हाइड्रोक्सी एसिड मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कैसे, मैकेनिज्म से हमें पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज आपके पास ये वाले एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं दिया गया है कि 1,2 डाइकार्बोनिल बना बनाया हो, तो इसमें हम पहले बनवाएंगे। क्या दिया है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, PTSA दिया है पहले स्टेप में। तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड का मतलब इज जस्ट एन एसिड, और अगर एसिड दिया है तो जो भी ईथर वाला पार्ट होगा वो क्या होता है, डिसोशिएट है। तो जनरली ये 1,2 अल्कोहल की प्रोटेक्शन, ये जो आपके पास यहाँ बना है एसीटोन के साथ क्या करवाया इन्होंने, 1,2 अल्कोहल को प्रोटेक्ट करवाया, तभी ऐसा बना है। लेकिन प्रोटेक्ट करवाने के पास इसमें ईथर टाइप का आप कह सकते हो कि यहाँ भी ऐसा कुछ ग्रुप बन रहा है, या एसिटल टाइप का कह लो, ठीक है। एंड ईथर्स आर एसिड सेंसिटिव, एसिटल्स आर आल्सो एसिड सेंसिटिव। जैसे एसिडिक कंडीशन मिली, ये क्या हो जाएंगे, फिर से डीप्रोटेक्ट हो जाएंगे या डिसोशिएट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। और अगर यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल गया तो अभी भी हमारे पास सबस्ट्रेट तो रेडी नहीं हुआ है, किस चीज के लिए, बेंजिल बेंजिलिक एसिड के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपको दिया है PCC। व्हाट इज PCC? pyridinium chlorochromate, दैट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो जनरली हम कहते हैं कि इट कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन, राइट। तो ये किस टाइप के अल्कोहल दिए हैं आपको यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन में। एंड नाउ योर सबस्ट्रेट फॉर बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इज रेडी। ऑलराइट,
तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट आपको ऑलरेडी तैयार करके ना दिया हो, तो आपको खुद भी यहाँ पे तैयार करना पड़ सकता है, ठीक है, या प्रिपेयर करना हो सकता है। और वो बहुत सिंपल स्टेप्स रहते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो अब आपके पास 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ठीक। कैसा सबस्ट्रेट है ये? बेंजिल बेंजिलिक एसिड का। एरो के ऊपर कंडीशन क्या दी है? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH मतलब कैसा बेस? न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारे पास होता है अटैक का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक का। तो जो ये OH नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। अब A और B दोनों ऑप्शन है कार्बोनिल पे अटैक करने के, बट ये अटैक वहां करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सो अकॉर्डिंग टू यू विच शुड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोनिल A और B? B, यस, बिकॉज A के साथ रिंग की कॉन्जुगेशन है, तो A को तो अपनी रिंग से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक? B। तो ये जो OH नेगेटिव है B पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये आपके पास नहीं एक्ट करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि जिस सिस्टम को अपने ही इलेक्ट्रॉन दे देते हैं फिर उसे बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसे बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है जी। और बस अब होगी आपके पास यहाँ रीअरेंजमेंट। अब क्या होगी? रीअरेंजमेंट। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। अब ये O नेगेटिव वापस आएगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे O नेगेटिव यहाँ वापस आएगा। वापस आया तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले बने हुए थे, अगर यहाँ पे ये और इलेक्ट्रॉन देता है पाई बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन के कितने हो जाएंगे? 5, यानी इसे कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो है ये दूसरा कार्बोनिल है, ये अपने पे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, अपने पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है अगर कोई और देना चाहे तो इट मींस ये अपने वाले तो तोड़ने देगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास बॉन्ड है इट कैन माइग्रेट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए आपके पास ऑप्शन थे इन 2 बॉन्ड्स को तोड़ने के। ये तो नहीं टूटेगा क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ ही था, ये तो एक्सेप्ट करना चाहेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो बचा यही बॉन्ड, और अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये यहां से ब्रेक होता है, इट मींस आपके पास A और B के बीच का बॉन्ड था जिसमें से A और B का टूट गया है, लेकिन डायरेक्ट किसका बनेगा? डायरेक्ट कौन से कार्बन का बनेगा? A का या B का? किसके साथ बनेगा? कार्बोनिल के साथ। यस, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड जुड़ेगा, यही कह रही हूं ना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये A और B का बॉन्ड अब क्या करेगा? माइग्रेट करेगा, और जैसे ही आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करेगा आपकी 6 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? यस, यहाँ पे ये बन गया आपके पास। अच्छा, जैसे ये आएगा इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? O नेगेटिव। ये आपके पास A पोजीशन वाला कार्बन है और ये आपके पास B पोजीशन वाला कार्बन है, ठीक है। क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। वर्कअप की प्रोसेस कराई, इसको प्रोटॉन दिलाया, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। OH, यहाँ पे COH और यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपके पास ये जो बना यहाँ पे यही है क्या? बेंजिलिक एसिड। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सबस्ट्रेट है इसको हम बेंजिल कह रहे हैं, 1,2 डाइकार्बोनिल को, और इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में, इसे कह रहे हैं हम बेंजिलिक एसिड।
ठीक है। तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड की सिर्फ जो खासियत है या जो पहचान है वो यही है कि सबस्ट्रेट शुड बी साइक्लिक और एसाइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनिल एंड द बेस शुड बी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक बेस चाहिए होता है और वो जैसे अटैक कराता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट का है कि कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करना है। जैसे ही माइग्रेट हो गया देन तो वर्कअप की प्रोसेस है, कोई भी ज्यादा काम नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन आपके पास है फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट, जिसके साथ ही हम यहाँ पे कर लेंगे सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। दोनों का सबस्ट्रेट बिल्कुल सेम होता है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। वो हल्का सा डिफरेंस क्या है कि आपके पास यहाँ पे सपोज कीटोन दिया है, तो कीटोन के हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ये जो आपके पास A और Z है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहता है फेब्रोस्की कि जो आपके पास Z है, अगर इफ Z इज लिविंग ग्रुप, है ना, कोई भी लीव करने वाला ग्रुप है, तो जो आपके पास A पोजीशन है दैट शुड बी H, और ये H कैसा होगा? एसिडिक टाइप का, यानी एसिडिक प्रोटोन होगा ना, कार्बोनिल के साथ में है। तो यहाँ पे हमें कीटोन के एडजेसेंट पोजीशन पे एक तरफ लिविंग ग्रुप चाहिए होता है एक अल्फा पे, और दूसरी तरफ हमें चाहिए होता है एसिडिक प्रोटोन। लेकिन सेमी बेंजिलिक क्या कहती है कि हमारे पास लिविंग ग्रुप तो हो, लिविंग ग्रुप तो हो, बट यहाँ पे जो ये हम A की बात कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो इस पोजीशन पे, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे डिमांड है सबस्ट्रेट की। एरो के ऊपर दोनों को ही चाहिए न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। इसका काम जो है वो सिंपल बेस से भी चल जाता है, न्यूक्लियोफिलिक बेस और सिंपल बेस, लेकिन इसमें जो हमारे पास सेमी बेंजिलिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। अब दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है, जहां तक सिमिलैरिटी थी मैंने बता दिया। अब इसके बाद आगे की चीजें दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चलेगी, तो ध्यान से देखना कि क्या होगा। जब आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बेस या सिंपल बेस दिया है और कार्बोनिल के एडजेसेंट एसिडिक प्रोटोन है, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन। और जैसे वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन करता है यहाँ क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अगर इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके बिल्कुल सामने एक लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो वो SN2 अटैक कराना चाहेगा या नहीं? कराना चाहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हमने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करा के न्यूक्लियोफाइल क्यों बनाया? ताकि या तो वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सके। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है इस लिविंग ग्रुप का बाहर जाना, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पे क्या? साइक्लोप्रोपेनोन एज इंटरमीडिएट, साइक्लोप्रोपेनोन एज इंटरमीडिएट। अब इस साइक्लोप्रोपेनोन की फर्दर जो फ्रेगमेंटेशन है वो डिपेंड करती है सबस्ट्रेट पे, ठीक है। इसके फर्दर हमें यहाँ पे 3 टाइप्स मिलने वाले हैं, वो हमने तीनों ही टाइप्स करने हैं कि फ्रेगमेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। पहला तो ये है कि हमारे पास नो अदर लिविंग ग्रुप। पहला केस तो ये आता है कि कोई और लिविंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक जो ये Z था यही था सबस्ट्रेट में, आसपास कहीं भी साइक्लोप्रोपेनोन के आसपास कहीं भी कोई लिविंग ग्रुप और प्रेजेंट नहीं है। तब हम करवाते हैं फ्रेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ, यस बताई थी ये बात तुम्हें पहले, है ना, फ्रेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बट अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप आपके पास हो सकता है ऑन रिंग, या इफ लिविंग ग्रुप इज ऑन अल्फा ऑफ रिंग। रिंग कौन सी? साइक्लोप्रोपेनोन। समझना इस बात को, क्या कहना चाह रही हूं कि एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो लिविंग ग्रुप कहां प्रेजेंट है? रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट है, या वो लिविंग ग्रुप यहां एडजेसेंट अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग केस बनते हैं, बट इन दोनों में ही जब एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है या तो रिंग के ऊपर या रिंग की अल्फा पोजीशन पे, तब आपके पास फ्रेगमेंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन ऑफ दैट लिविंग ग्रुप।
ठीक है, कि हम उस लिविंग ग्रुप को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उस बात पे हमें ध्यान देना होगा। ऑलराइट, हमें तब क्या देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी वाली कैटेगरी जो है वो सही बैठ रही है। क्या वो हमारे पास ऐसा है जिसमें कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या ऐसा है जिसमें लिविंग ग्रुप एक और रिंग के ऊपर है, या लिविंग ग्रुप रिंग की अल्फा पोजीशन पे है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर नहीं है तो कार्बेनाइन के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर है तो हम इस तरीके से इस रिंग की फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे कि उसके साथ साथ वो जो लिविंग ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो भी बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास मैकेनिज्म किसका, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट का। एग्जांपल्स के थ्रू आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीजें। बट सेमी बेंजीलिक का भी एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये क्यों वेरी करता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, जब मैंने कहा कि आपके पास एसिडिक प्रोटोन होगा और बेस दिया होगा तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, उस प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जब वो प्रोटोन नहीं दिया है और आपके पास यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक बेस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफिलिक है, कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना चाहिए। और अटैक कहाँ होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। सपोज मैं NaOH ही यहाँ पे ले लूँ तो OH नेगेटिव अटैक कर देगा इस कार्बोनिल पे। ठीक, तो आपके पास इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे मान लो OH ने अटैक किया, ये बनेगा O नेगेटिव। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस O नेगेटिव को वापस लेके आना है ना, ऐसे ही हुआ। और यहां से किसी एक को माइग्रेट करवाना है, जनरली तो यही बॉन्ड जाएगा, है ना, तो ये पूरा बॉन्ड माइग्रेट होके यहां जाएगा, तो Z यहां से बाहर, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे पास इसमें तो हमने जैसे OH का अटैक करवाया, बट इन केस हम अगर NaOH का करवाते हैं तो OH अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, OET या OR ग्रुप अटैक करेगा तो एस्टर बन जाएगा। तो इन द एंड यहाँ पे एस्टर भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो ये तो बात हुई जस्ट इसके मैकेनिज्म की। अब करते हैं इनके एग्जाम्पल्स जिससे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल्स में हमने फेवरोस्की के जो 3 टाइप्स किए थे वो तीनों ही हमने यहाँ पे रख लिए हैं। कैसे, देखो, ये जो अपने पास फर्स्ट है, कीटोन की एक तरफ लिविंग ग्रुप है, दूसरी तरफ एसिडिक H है, बट इस लिविंग ग्रुप के अलावा और आसपास कहीं भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, पहला केस। दूसरा केस जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक तरफ लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक H है। अब एक लिविंग ग्रुप तो है जिससे हम साइक्लोप्रोपेनोन बना लेंगे, लेकिन दूसरा भी उसके बाद रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस करेंगे हम। और तीसरा जिसमें साइक्लोप्रोपेनोन बनने के बाद उसकी अल्फा पोजीशन पे या नेक्स्ट कार्बन पे, अल्फा वाले कार्बन पे भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनका प्रोडक्ट आफ्टर साइक्लोप्रोपेनोन फ्रेगमेंटेशन अलग अलग बनेगा। तो वो हमें यहाँ पे देखना है। चलो बात करते हैं पहले की। जैसे आपको सपोज या तो न्यूक्लियोफिलिक बेस दिया है या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूक्लियोफाइल वाली कंडीशन दी है, कुछ भी दिया है, दोनों का मतलब सेम। बस यहाँ पे अटैक करने वाला OET है, यहाँ पे अटैक करने वाला OH है। चलो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये बेस दिया है तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और आयोडीन यहाँ से बाहर। ये अभी हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ही करवा रही हूँ कि ये अपने पास H था, इसे एब्स्ट्रैक्ट कराया, इसने यहाँ पे नेगेटिव बनाया, नेगेटिव ने अटैक किया और आयोडीन लीव कर दिया। सो बन गया क्या, साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट, ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट के आसपास या रिंग के ऊपर कोई और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो अब इसकी क्या करवानी है हमें, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के लिए अगर यहां से चूज करते हो तो OET अटैक करेगा, यहां से चूज करते हो तो OH अटैक करेगा। मैंने यहाँ पे OET को ही चूज किया है, तो अटैक कहाँ होगा, कार्बोनिल पे, और कार्बोनिल पे अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अटैक होने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। ये हो गया यहाँ पे O नेगेटिव और ये हो गया OET। अब देखो ये O नेगेटिव वापस तो आएगा, लेकिन वापस आएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। इसलिए साइक्लोप्रोपेनोन रिंग को करना पड़ेगा ब्रेक, और ब्रेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है या तो A बॉन्ड या तो B बॉन्ड। तो किस बॉन्ड को आप ब्रेक करो
और नेगेटिव चार्ज आगे लेके जाओ जिससे आपके पास कार्बोनाइन स्टेबल बने ऑन ए पोजीशन और बी पोजीशन, ऑब्वियसली ऑन बी पोजीशन, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज ए पे आया तो ये आपके पास कैसा कार्बोनाइन देगा, टर्शरी, और बी पे आया तो टूट जाएगा ना, फिर जस्ट एक बचा, कैसा, प्राइमरी। तो आपको पता है कार्बोनाइन में जो प्राइमरी होता है वो ज्यादा स्टेबल ओवर सेकेंडरी ओवर टर्शरी, लेकिन कार्बोकेटाइन में बिल्कुल उसके अपोजिट। तो यहां पे हम चूज करेंगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना, बी बॉन्ड को ब्रेक करना। और जैसे बी बॉन्ड को ब्रेक करोगे आपको जस्ट यहां वर्कअप की प्रोसेस करवानी है, यानी यहां बन जाएगा CH2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड O विद OET, और जैसे आप वर्कअप कराओगे ये बन जाएगा CH3, एंड दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फेब्रोस्की रिएक्शन। ठीक, तो ये है सबसे सिंपलेस्ट फेब्रोस्की रिएक्शन, जिसमें अगर कोई और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनोन का वो बॉन्ड ब्रेक करना है जिसकी ब्रेकेज से कार्बोनाइन कंपैरेटिवली बने ज्यादा स्टेबल। तो अगर ए को तोड़ते तो टर्शरी बनता, बी को तोड़ते तो प्राइमरी बनता, इसलिए हमने किसे चूज किया, बी को। और प्राइमरी कार्बोनाइन की जस्ट करवाई हमने यहाँ पे क्या, वर्कअप प्रोसेस। क्या ये मैकेनिज्म समझ आया सबको, क्लियर है? ठीक है, सेकेंड स्टेप में भी साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बनवा दीजिए। साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट तो बिल्कुल सेम उसी मैकेनिज्म से बन जाएगा, बट ऐसा है कि इसमें एक लिविंग ग्रुप अभी भी रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो अब इसकी अगर आपको करवानी है फ्रेगमेंटेशन, तो वो फ्रेगमेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी कि ये आयोडीन भी बाहर जा सके। करो ट्राई। ऐसा कॉन्जुगेटेड सबस्ट्रेट बनेगा, चेक कर लो एक बार, बन रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास अगर आपने OET का अटैक कराया तो एस्टर बन जाएगा, अगर OH का अटैक कराया होता तो एसिड बन जाता। देखो क्या किया, OET का अटैक कराया हमने कार्बोनिल पे, ठीक, इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन पे, अब वापस आए, वापस आने के लिए आपके पास अगेन इन दो बॉन्ड्स को तोड़ने का ऑप्शन था, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो मैं आयोडीन को बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना था। जैसे मैंने इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहां भेजे, मेरी नेक्स्ट पोजीशन का जो आयोडीन था वो यहां से कर गया लीव। दैट्स व्हाई इसको जब ब्रेक किया तो बना डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने के बाद यहां से आयोडीन तो चला गया, लेकिन इसके साथ एक ऐसा कार्बन जुड़ा था जिसपे डबल बॉन्ड O था और बाहर से अभी अभी क्या आया था, OET। अगर OH आया होता तो COH। तो इस तरीके से बन गया कॉन्जुगेटेड एस्टर या कॉन्जुगेटेड एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। देखिए जो थर्ड एग्जांपल है उसमें भी आपके पास सेम जो साइक्लोप्रोपेनोन है वो तो सिमिलरली बनेगा, है ना। लेकिन साइक्लोप्रोपेनोन बनने के बाद पता चल रहा है कि इस रिंग की बिल्कुल अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे सपोज यहाँ पे OET का अटैक हुआ, यहाँ भी सेम वैसे ही अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर वो वापस भी आएंगे, लेकिन वापस आने के बाद आपके पास ऑप्शन है या तो A बॉन्ड को तोड़ने का या
बी बॉन्ड को तोड़ने का, कि जिसको तोड़ के आप इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट करो तो आयोडीन भी बाहर जा सके। तो ध्यान से देखो और बताओ कि ए बॉन्ड को तोड़ के आयोडीन बाहर जा सकता है या बी को तोड़ के बाहर जा सकते हैं? किसको? ए को, बिकॉज ए का जो ये बॉन्ड है ना, यही फर्दर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे इसके साथ। अगर इसको तोड़ोगे तो इसके बाद ये कार्बन आएगा, फिर जाके आयोडीन आएगा, इसलिए बी से तो इलेक्ट्रॉन देके तुम आयोडीन को बाहर नहीं कर सके। किसको? ए को। और जैसे ए को ब्रेक किया, बिल्कुल उसकी अगली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आए और आयोडीन यहां से बाहर। बना लो फाइनल प्रोडक्ट। ये भी कैसा बन रहा है आपके पास? इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन रिंग में। तो ये आपके पास आ गई यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जिस पे डबल बॉन्ड है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या, ये CH2 आएगा पहले, है ना, CH2, उसके बाद आ रहा है C डबल बॉन्ड O OET, एंड दैट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आपके पास अटैक करने के लिए क्या दिया है, OET दिया है, OH दिया है, NH2 दिया है, तो अमाइड भी बना सकता है ना। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि सेकेंड स्टेप के लिए, या फिर हमारे पास अगर न्यूक्लियोफिलिक बेस है तो उसी ने सारा काम कराना है, तब तो सॉर्टेड है। बट कई बार सेकेंड स्टेप में अलग दिया होता है, तो उसका ध्यान रखना कि बेस से सिर्फ बेस जितना काम करवाना है, बाकी अटैक वाला काम उसी से करवाना है जो न्यूक्लियोफाइल दिया है। इधर इट इज NH2, इधर इट इज OET या OR ग्रुप या फिर OH, और उसी के अकॉर्डिंगली बनता है आपका प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये फेवरॉस की 3 वेराइटीज में आपके पास सामने रहती है। आपको जस्ट चेक करना है सबस्ट्रेट को कि आपके पास जितना एक लिविंग ग्रुप साइक्लोप्रोपेनोन बनाने के लिए चाहिए, अगर सिर्फ उतना ही है तो फ्रेगमेंटेशन होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। बट अगर उसी पोजीशन पे एक और लिविंग ग्रुप है, यानी रिंग के ऊपर साइक्लोप्रोपेनोन बनने के बाद अभी भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम फ्रेगमेंटेशन ऐसे कराएंगे इस रिंग की कि वो लिविंग ग्रुप भी बाहर जा सके। तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है लेकिन रिंग के बाहर। और जब हमारे पास एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है साइक्लोप्रोपेनोन की अगली पोजीशन वाले कार्बन पे, अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे, तब भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के बाद डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन वो बनता है रिंग के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास ये मैकेनिज्म वर्क करता है। इज इट क्लियर? सो इस एग्जाम्पल में क्योंकि हमारे पास लिविंग ग्रुप की, जैसे ये अल्फा पोजीशन है तो ये अल्फा डैश है, तो अल्फा पे लिविंग ग्रुप था लेकिन अल्फा डैश पे कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं था, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ सेमिक बेंजिलिक का। तो फेवरॉस्की हमने कर लिया जिसमें हमें एसिडिक प्रोटोन चाहिए था, इसमें एसिडिक प्रोटोन एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब एसिडिक प्रोटोन तो है बट उस तरफ है जिस तरफ लिविंग ग्रुप है, तो उसको हम हटा देते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। जिस तरफ लिविंग ग्रुप आ गया वहां का नहीं सोचना है, लिविंग ग्रुप की दूसरी वाली साइड का सोचना है कि वहां H नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो ये न्यूक्लियोफिलिक बेस डायरेक्ट क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन पे, है ना। ये OH तो यहाँ जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। अब वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे हमारे पास तो होगी यहाँ क्या? रीअरेंजमेंट, यहाँ होगी रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के लिए देख लेते हैं, ये बन गया O नेगेटिव, ये बाहर से आ गया क्या? OH। तो ये O नेगेटिव जब वापस आएगा तो ये R ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा, और ये R ग्रुप माइग्रेट करेगा तभी तो यहाँ से आयोडीन बाहर जाएगा। तो आपके पास ये जो सबस्ट्रेट है ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि इसमें ये हो गया यहाँ पे देखो, अब इस पोजीशन का बॉन्ड बनेगा किसके साथ? यहां से तो टूट गया, किसके साथ? CH2 के साथ, और CH2 का आगे बॉन्ड है किसके साथ? C डबल बॉन्ड OH के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। यही चीज है ना, जिसको नहीं क्लियर हो वो नंबरिंग करके देख लिया करो कि 1 2 3 ऐसा कुछ है। तो 1 2 का टूटा और किसका बना? 1 3 का, तो उसके बाद क्या आ गया? COH। ठीक, तो अब ये अपने पास यहां तक तो हो गई कौन सी रिएक्शन? सेमी बेंजिलिक। सेमी बेंजिलिक कंप्लीट हो चुकी है, बट इन केस आपको अगर इसके आगे कोई और रिएजेंट भी दिया है लाइक CH2N2 डाइएजोमिथेन, और बिना किसी फोटोकेमिकल, थर्मल या ट्रांजिशन मेटल कंडीशन के बिना दिया है, तो ये कैसा काम करेगा? ये काम करेगा एज लुइस लुइस बेस। एसिड तो एक्सेप्ट करता है, ये क्या करेगा?
अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लुईस एसिड, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस। तो यहाँ पे जो ये एसिडिक प्रोटोन है, ये CH2 नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को देगा। ठीक है, वेट, ये हमने गलत बनाया। हमारे पास यहाँ पे अगर इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे इसका हमने लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाया था, उस बेसिस पे ये आया। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? CH3 में। अब इसका नेगेटिव चार्ज तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज, क्योंकि इसको मिल गया H+। ठीक है, खुद नेगेटिव था, प्लस मिल गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस सबस्ट्रेट पे क्या आ जाएगा? O नेगेटिव। तो ये जो O नेगेटिव बना, यही इस CH3 पे अटैक करता है और नाइट्रोजन को बाहर भेज देता है, जिससे आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। और एस्टर में भी सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा यहाँ पे? मिथाइल, OMe या फिर OCH3। एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं नेमिंग रिएक्शन की, तो जो सेमी बेंजेलिक थी जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, वो यहीं पे खत्म हो चुकी थी रीअरेंजमेंट करा के लीविंग ग्रुप को बाहर भेज के। लेकिन कई बार होता है कि हमें कोई और रिएजेंट भी साथ में दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है, तो एसिड के साथ वो डायज़ोमीथेन दे सकता है। अगर तो दिया होता आपको विद थर्मल फोटोकेमिकल ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में, तो आप क्या बनाते? कार्बीन। लेकिन उसके बिना दिया था तो ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल या फिर एज लुईस बेस। तो यहाँ पे इसने एसिडिक प्रोटोन निकाल के खुद को CH3 में कन्वर्ट किया, इसी ने CH3 पे काम किया यानी अटैक किया, तो नाइट्रोजन भी न्यूट्रल फॉर्म में बाहर चल गया और ये भी अपने आप क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये रिएक्शन आपके पास सिंपली एसिड को मिथाइल एस्टर में कन्वर्ट कराने के लिए दी गई थी। तो ऐसे कुछ स्टेप्स भी वो साथ में जोड़ के दे सकता है किसी नेमिंग रिएक्शन के स्टार्टिंग में या नेमिंग रिएक्शन के एंड में। ऑलराइट, तो बहुत डिफरेंट है। उसमें हम एसिडिक प्रोटोन को निकाल के फिर स्टार्ट करते हैं साइक्लोप्रोपेनोन बना के, किसमें? फेब्रोस्की में। और यहाँ पे हम सीधा पहला स्टेप ही क्या कराते हैं? अटैक, क्योंकि एसिडिक प्रोटोन है नहीं तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, सीधा क्या होगा? अटैक, रीअरेंजमेंट एंड देन फाइनल प्रोडक्ट। द नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है और बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चीज़ें याद रखने वाली हैं। लेकिन सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट में हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोनिल में भी क्या? कीटोन। कीटोन को अगर हम एसिडिक कंडीशंस में, अब वो एसिडिक कंडीशन कैसी है? लाइक पर एसिड दिया हो, जैसे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, या CF3CO3H है ना, जैसे पर एसिड वाली कंडीशंस, या परऑक्साइड H2O2 दिया हो आपके पास, या कोई स्पेसिफिक जिसमें R ग्रुप जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल या फिर सिलाइल टाइप के ग्रुप्स हो, ऐसा भी पर एसिड हो सकता है। या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एसिड्स आपके पास कुछ कैरोज एसिड या मार्शल्स एसिड, कोई भी आपके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिडिक पर ऑक्साइड या पर एसिड वाली कंडीशन दी गई है तो वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन हो सकती है। और उसमें आपके पास जो मैकेनिज्म में देखा गया है वो देखा गया है ऑक्सी इंसर्शन। ऑक्सी इंसर्शन का मतलब कि जो आपके पास कार्बोनिल सबस्ट्रेट है या कीटोन है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगी, और इंसर्ट होगी इट मींस दैट कार्बोनिल और कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एस्टर। और वो साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है। अगर एसाइक्लिक हुआ तो एस्टर, लेकिन साइक्लिक हुआ तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लैक्टोन। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है किसका? वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन का। एक बार मैं आपको यहाँ पे डेकिन का मतलब इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, देन वी विल गो फॉर एग्जांपल्स। देखो, जो डेकिन है इसमें बनेगा प्रोडक्ट एज एस्टर। जो आपके पास डेकिन रीअरेंजमेंट है उसमें भी ऐसी ही आपके पास ना ऑक्सी इंसर्शन होती है, लेकिन उसका सबस्ट्रेट बहुत स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पे तो अब दुनिया का कोई भी कीटोन दे सकता है वो तुम्हें, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड से सबस्ट्रेट की बात हुई है डेकिन रीअरेंजमेंट में कि हमें सिर्फ चाहिए ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ,
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे Z रख लो, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन। अगर यहाँ पे ZH हुआ तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर ये कोई R ग्रुप हुआ तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कीटोन। तो ऑर्थो पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH है, उसके एडजेसेंट या तो आपको कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन मिलना चाहिए, बट कौन से सिस्टम पे? एरोमेटिक सिस्टम पे। ये होता है सबस्ट्रेट किसका? डेकिन का। जबकि वेयरविलिंगर ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि मेरे को एरोमेटिक चाहिए, इसको सिंपल कोई साइक्लिक या एसाइक्लिक चाहिए होता है, लेकिन डेकिन में हमेशा एरोमेटिक। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज याद रखनी है आपने। जब डिफरेंस और सिमिलैरिटीज 2-4 रिएक्शन में एक साथ याद रखोगे तो लर्न करना, मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है कि क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंस था। ठीक है, अब इसमें सबस्ट्रेट की बात तो हो गई, लेकिन आपके पास एरो पे क्या कहा गया है कि आपको चाहिए बेसिक पर ऑक्साइड। अच्छा, ये भी फिक्स है, इसको भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना है कि इसकी कंडीशन ये भी फिक्स है, बेसिक पर ऑक्साइड। यानी जैसे आपके पास H2O2 विद NaOH दिया जाए तो ये सबसे फेमस कॉम्बिनेशन माना जाता है ना, क्योंकि इसमें परऑक्साइड भी आ गया और कंडीशन बेसिक भी होगी। तो बेसिक परऑक्साइड ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसा कुछ भी उठा के दे दो, इसमें बेसिक ही चाहिए होता है। अब ये दो बातें क्लियर होगी, सबस्ट्रेट क्लियर है, रिएजेंट कंडीशन क्लियर है। इसमें भी क्या होगी? ऑक्सी इंसर्शन, जिससे आपके पास बनेगा ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी इसका सबस्ट्रेट भी फिक्स है क्योंकि प्रोडक्ट भी फिक्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबस्ट्रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो प्रोडक्ट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ तो सबस्ट्रेट हमारा कैसा भी कीटोन मिल सकता है तो प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है, बस हमारा मैकेनिज्म फिक्स है कि क्या होगी? ऑक्सी इंसर्शन। और यहाँ पे हमारे पास ये है कि यहाँ भी ऑक्सी इंसर्शन ही होगी, लेकिन जैसे ये हमारे पास अटैक करेगा उसके अटैक के बाद ऑक्सी इंसर्शन होगी, लेकिन ऑक्सी इंसर्शन होने के बाद ना जो फाइनल प्रोडक्ट इसका ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, यानी इस पार्ट को हटा के भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। तो वो OH लाने के लिए एक और मैंडेटरी स्टेप है जो हमें कराना पड़ता है, जो यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। दैट इज हाइड्रोलिसिस। यानी यहाँ पे पहला स्टेप तो तुम्हारा रीअरेंजमेंट का होगा, दूसरा स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस का होगा, जिसके बाद हमें फाइनली मिलेगा ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस बात को याद रखना। पता चला बस रीअरेंजमेंट तक याद रखा है और लगे कि हमारा तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो जो जो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है कि मैंडेटरी होंगी तो होगी। जैसे टिफनो में तुम्हें बोला है कि वाटर इन द एंड अटैक करके अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा, दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, तुम्हें करवाना है। सिमिलरली यहाँ पे भी लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवानी है और ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ही बनवाना है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दिया है इसमें हमारे पास है साइक्लिक कीटोन, एज वेल एरो के ऊपर है पर एसिड, है ना। तो कौन से नेमिंग रिएक्शन को ये बिलोंग कर रहा है? वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन, कीटोन और साथ में पर एसिड। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हुए, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है और वो शॉर्ट ट्रिक कहती है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कीटोन के पास 2 R ग्रुप हैं, जिस R ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, वैसे कर लो, या फिर थोड़े से चेंजेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट है। जो हम पहले कर रहे थे अभी तक रीअरेंजमेंट्स वो सारी न्यूक्लियोफिलिक टाइप थी, इसलिए उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और इसका कुछ जगह पे थोड़ा सा वेरी करता है, वो मैं अभी तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी रिजल्ट यही आता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की इंसर्शन उस तरफ होनी चाहिए। तो डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे। ऑलराइट, बट अगर मैं शॉर्ट में बात करना चाहूं तो ये है बॉन्ड A और ये है B। आपके अकॉर्डिंग किस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? A की तरफ। सेकेंडरी टर्शियरी वाला कंसेप्ट चलता है, जितने R ग्रुप ज्यादा रहेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, 4 से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, लेकिन कैसे अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी पर एसिड दिया है, एसिड दिया है, कुछ भी दिया है, उसकी आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन से क्या बनेगा? H प्लस एंड CF3COO नेगेटिव। इट मीन सबसे पहले होगी यहाँ पे क्या? प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप और भी बना था या कोई पार्ट और भी बना था जो अटैक करना चाहेगा। तो अटैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, CF3C ट्रिपल O है ना, ट्रिपल ऑक्सीजन देन नेगेटिव चार्ज। तो ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। अब वो न्यूट्रलाइज तो हो गया, ये बन गया OH, लेकिन यहाँ पे क्या बना, O देन C डबल बॉन्ड O एंड CF3, यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगी हमारे पास क्या, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको अगर हो सके तो ऐसे लिखते हैं ताकि थोड़ा देखने में कोई दिक्कत ना आए हमें रीअरेंजमेंट कराते हुए। ये आ गया OH, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे किया है बट सेम कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ना माइग्रेशन करवानी है, तो माइग्रेशन जो होगी वो ऑक्सीजन पे होगी इस ग्रुप की, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप में, ये OH जो अभी अभी न्यूट्रलाइज हुआ अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन के पास दो ऑप्शन है अपने बॉन्ड्स को माइग्रेट करने के। तो ये किस बॉन्ड को माइग्रेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। जैसे मान लो टर्शरी का सेकेंडरी से ज्यादा है तो टर्शरी माइग्रेट करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये टर्शरी ही माइग्रेट करेगा, लेकिन किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे, ताकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो वीक बॉन्ड है ये जल्दी से टूटे और वो एक लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर जा सके। लिविंग ग्रुप आपके पास कौन होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की क्षमता हो, वही होता है ना। तो यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है और बस इस रीअरेंजमेंट से ही होगी आपके पास क्या, ऑक्सी इंसर्शन। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी अभी जो O नेगेटिव निकला था वो इसका प्रोटॉन ले लेगा, ये भी न्यूट्रल और वो भी न्यूट्रल। ये होगी अपने पास कौन सी रिएक्शन, वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट कह लो या एक्स्ट्रा ये था कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट था। और जब किसी पर एसिड को डबल बॉन्ड के साथ रखा जाता है तो इपॉक्सीडेशन की प्रोसेस भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता था कि सिर्फ वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन होगी या सिर्फ इपॉक्सीडेशन होगी या दोनों होंगी, और दोनों होंगी तो किस वे में होंगी, मतलब कि पहले इपॉक्सीडेशन फिर वेयर-विलिंगर या पहले वेयर-विलिंगर फिर इपॉक्सीडेशन। तो वो क्वेश्चन बन रहा था क्योंकि चारों ऑप्शन इसी तरीके से दिए गए थे। तो यहाँ पे आप एक नई चीज सीखोगे जो आज के बाद याद रखनी है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग पर एसिड दिया हो, स्ट्रॉन्ग मैंने क्यों कहा, क्योंकि CF3 ग्रुप है साथ में, फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स हैं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग पर एसिड आपके पास दिया है तो वो दोनों काम करने की क्षमता रखता है, इपॉक्सीडेशन भी और वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन भी। लेकिन अगर कंपटीशन कभी ऐसे आया तो पहले होगी वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर दैट इपॉक्सीडेशन, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन आपने कौन से ऑर्बिटल से दिए, नॉन बॉन्डिंग, और जब पाई पे कराने होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, पाई ऑर्बिटल से, या डबल बॉन्ड के हैं तो पाई से। तो किसकी एनर्जी ज्यादा, नॉन बॉन्डिंग की। तो बेटर होमो कौन देगा, नॉन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई ये बेटर इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो इसलिए पहले नॉन बॉन्डिंग से देते हुए वेयर-विलिंगर ऑक्सीडेशन होगी, एंड स्ट्रॉन्ग पर एसिड था इसलिए इपॉक्सीडेशन भी होगी, किस पे, डबल बॉन्ड पे। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। इपॉक्सीडेशन तो हम सेम पर एसिड को यूटिलाइज करते हुए करवा देंगे, लेकिन वो इपॉक्साइड हमारे पास अबव द प्लेन बनना चाहिए या बिलो द प्लेन, अबव और बिलो, पहला तो साइक्लिक रिंग बन गया ना, वो अबव द प्लेन बनेगी, फिर जेड़ा दूजा OH अटैक करेगा।
जस्ट इपॉक्साइड बनेगा, यहाँ पे रिंग ओपनिंग नहीं है, यहाँ डायोल तो नहीं बनेगा। डायोल बनाने के लिए हमें साथ में वाटर भी देना पड़ेगा। अबव द फ्री बननी चाहिए क्योंकि एच है अबव में और जो हमारी दूसरी रिंग है वो बिलो में। यस, स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कहाँ है? बिलो में। आपको बताया था कि जब फ्यूज्ड कंपाउंड्स दिए हैं और जंक्शन पे हाइड्रोजन की स्टीरियो या किन्हीं दो ग्रुप्स की स्टीरियो आपको अबव द प्लेन बताई है, इट मींस यहाँ पे एक रिंग आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी? बिलो द प्लेन। और सब्स्टिट्यूएंट और रिंग में कंपैरिजन किया जाए तो रिंग की स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है रेदर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसकी जो डाउन साइड है वो क्या है? ब्लॉक्ड। वहां पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है और अगर डाउन साइड पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हुई तो अटैक कौन सी साइड होगा? अप साइड। दैट्स वाई इस पे इपॉक्साइड जो बनेगी वो बनेगी कहां? अबव द प्लेन। तो इस तरीके से ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। इस तरीके से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपके पास जो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात थी सीखने वाली वो यही कि अगर स्ट्रॉन्ग पर एसिड है तो दोनों रिएक्शन कराने के लिए वो कैपेबल है, लेकिन पहले वेयरविलिंगर ऑक्सीडेशन करानी है एंड आफ्टर दैट इपॉक्सीडेशन करवानी है। बट सिंपल आपके पास सपोज एमसीपी भी दिया होता, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और नहीं लिखा है कि एक्सेस में लेना है या कुछ, तो वो एक वक्त पे एक ही काम कराता है, एक वक्त पे एक ही काम कराता है, या तो इपॉक्सीडेशन करा लो या तो वेयरविलिंगर ऑक्सीडेशन करा लो। और अगर दोनों में कंपैरिजन आए तो ऑब्वियसली पहले क्या होगी? वेयरविलिंगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये इस टाइप के स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स के साथ ही पॉसिबल था, अदरवाइज नॉर्मली हमारे पास एक वक्त पे एक ही रिएक्शन होती है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? ठीक, तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग भी देखो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट हुई? उसी तरफ इंसर्ट हुई ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी हमने माइग्रेशन उसी बॉन्ड की करवाई जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। तो जो आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसमें बस एक चीज का थोड़ा सा चेंज कर लो कि आपके पास विनाइल, एसाइल, एक्राइल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विनाइल, एसाइल, एक्राइल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समटाइम्स, यहां तक तो रहेगा सिमिलर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, बट इसके बाद आपने रखने हैं टर्शरी एल्काइल और सेकेंडरी एल्काइल, इनका यहां ज्यादा हो जाएगा। जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, उसमें फिनाइल वाली रिंग्स के बिल्कुल बाद में आता था टर्शरी और सेकेंडरी, कंपेयर करके देख लो, है ना। आपके पास जो होगा उसमें सेकेंडरी टर्शरी बिल्कुल लास्ट में था जब बेंजीन रिंग्स के बाद की बात आ रही है, लेकिन जो ये वाली रिएक्शन है ना हमारी वेयरविलिंगर से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसमें हमारे पास टर्शरी और सेकेंडरी पहले आ जाएगा, फिर सारा बेंजीन वाला पार्ट सेम, फिर फिनाइल रिंग्स वाला जो था वो बिल्कुल सिमिलर जैसे वहां दिया था बिल्कुल वैसे ही, एंड लास्ट में आपके पास आएगा जो NO2 वाली रिंग दी है उसके बाद आएगा H, ये जो NO2 वाली रिंग दी है इसके बाद H, और H के बाद है प्राइमरी एल्काइल, और प्राइमरी एल्काइल के बाद है CH3। तो ये 3 यहाँ और 2 यहाँ, बस ये मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, बाकी चीजें आपकी सारी सिमिलर है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कि जो आपके पास फिनाइल रिंग है चाहे इसके साथ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के साथ या विड्रॉइंग के साथ, उनके कंपैरिजन में टर्शरी सेकेंडरी का ज्यादा होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर वेयरविलिंगर और डेकिन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ये माइग्रेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की होती है। जो हमने पहले माइग्रेशन कराई थी वो कैसी थी? न्यूक्लियोफिलिक टाइप की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां कार्बोकेटाइन होता था, है ना। जैसे हमारे पास पिनाकोलोन है सपोज, कार्बोकेटाइन होता था, तो उसमें हम एक न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड को माइग्रेट करते थे। बट यहां सामने ऑक्सीजन है इसलिए हमारे पास ये किस टाइप की है? इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की माइग्रेशन। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की माइग्रेशन है तो वही बॉन्ड जाना प्रेफर करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस चेंज को जरूर नोट कर लेना कि आपके पास जो बेयरविलिंगर और डेकिन है उसके लिए एल्काइल ग्रुप्स वाला ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
ठीक है, बेयरविलिंगर हो गया क्लियर हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डेकिन रीअरेंजमेंट। चलो, बट डेकिन रीअरेंजमेंट के लिए सबस्ट्रेट अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इसमें एक और नेमिंग रिएक्शन छिपी हुई है। विच वन? रिमन टिमन। यस, +2 में पढ़ी है आपने, सबसे बेसिक रिएक्शन होती है। जब भी फिनोल को क्लोरोफॉर्म और बेसिक कंडीशन में ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है? हाँ, सैलिसिल्डिहाइड यानी OH की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO। यस, करो स्टार्ट। तो इसमें पहली रिएक्शन तो आपके पास थी रिमरटिमन, जिसमें हमने फिनोल की एडजेसेंट पोजीशन पे रख देना है CHO, एंड नाउ आवर सबस्ट्रेट इज रेडी फॉर डेकिन रीअरेंजमेंट। क्या कहा था डेकिन में कि आपके पास एरोमेटिक सिस्टम में ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी है तो दूसरी पोजीशन पे क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक। और एरो के ऊपर क्या चाहिए था? बेसिक पेरोक्साइड। तो दोनों कंडीशन डेकिन के लिए सही बैठ रही है। अब बेसिक पेरोक्साइड में क्या होता है कि जैसे मैं इसको H2O2 को ही लिखूं, है ना, तो ये सबसे पहले तो क्या करेगा? बेस अपने ही सिस्टम के एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा, मतलब सबस्ट्रेट पे बाद में काम करेगा, पहले खुद ही ये जो H2O2 है और बेस है रिएक्ट करके इसमें से निकालेगा एसिडिक प्रोटोन बाहर निकालेगा। तो क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा? ऐसा, है ना, O नेगेटिव OH। न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम प्रेजेंट है, रिएक्शन कैसे होगी? पे अटैक करके, है ना। तो O नेगेटिव का अटैक करा दो कार्बोनिल पे, O नेगेटिव का अटैक करा दो कहाँ? कार्बोनिल पे। तो जैसे O नेगेटिव का अटैक हम यहाँ कार्बोनिल पे करवाएंगे, हमारे सबस्ट्रेट में कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये बन गया CO नेगेटिव, ये हमारे पास आ गया OH और ये H। अब यहीं पे होगी हमारे पास क्या? रीअरेंजमेंट। O नेगेटिव वापस आएगा, कार्बन को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली एल्काइल को तोड़ेगा, ऑक्सीजन पे रखेगा और ये OH पार्ट यहां से बाहर। तो अब आपके पास यहां क्या हुआ कि ये मेरे पास जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था अब ये जुड़ेगा किसके साथ? पहले ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद आएगा ये CHO वाला पार्ट, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूट के ये कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास अब ये तो था OH, बट इस कार्बन का बॉन्ड अब बना किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जिस ऑक्सीजन के इस तरफ क्या है? कार्बन, और उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O एंड देन H। तो ये आपके पास होगी C2O टाइप माइग्रेशन। कार्बन से ये किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास, या कह लो ऑक्सी इंसर्शन। क्या कह लो? ऑक्सी इंसर्शन की जो ऑक्सीजन हमें इंसर्ट करनी थी वो भी होगी, या फिर कह लो कि कार्बन से उठ के किसकी तरफ चला गया? ऑक्सीजन की तरफ चला गया, C2O टाइप माइग्रेशन। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? जिसके लिए आपको कंडीशंस दी हैं तो अच्छी बात है, नहीं दी है तब भी करवानी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया था मेंशन, H2O+ दिया हुआ है। इट मींस अब क्या होगी? हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ बनेगा क्या? O नेगेटिव। तो जैसे वाटर था, H+ भी दे रहा है, OH नेगेटिव भी दे रहा है, तो OH नेगेटिव ने तो अटैक कर दिया, H+ कहाँ यूज हो जाएगा? इस O नेगेटिव के लिए स्टेबलाइज करने के लिए, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यस, या फिर 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डेकिन ऑक्सीडेशन। तो अगर सारी कंडीशन समझ आ रही है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, बट कई बार होता है कि कुछ और चेंजेस कर देता है, दैट्स वाई आपको वहां पे सपोज यहाँ हाइड्रोलिसिस के लिए वो वाटर ना दे के, उसका मन है कि वो कुछ और ही दे दे, OET वगैरह दे दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पे OET अटैक करेगा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो तो तब वैसे ही बन जाएगा, लेकिन वो मेजर की बजाय तुमसे माइनर ही पूछ ले
मेजर की बजाय माइनर ही पूछ ले तो तब तुम यहाँ पे देखोगे कि अटैक किसने किया, OET ने किया तो तुम्हें एस्टर मिलेगा, OH ने किया तो तुम्हें एसिड मिलेगा। इसलिए मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है, जानना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये डेकिन यहाँ पे कंप्लीट की, मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। डेकिन तो सेकंड स्टेप से स्टार्ट हुई थी। पहले हमने रिमरटेमन कर ली जिससे हमारा सबस्ट्रेट तैयार हो गया, किसके लिए, डेकिन के लिए। फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक बेस दिया था तो हमने डेकिन करा ली, और इन द एंड हमें हाइड्रोलिसिस का दिया हुआ था यहाँ पे कंडीशन, बट ना भी दिया हो तब भी हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, बिकॉज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डेकिन ऑक्सीडेशन इज 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है जी।